सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। मुझे चिढ़ हुई कि रविवार के दिन भी चैन से सोने को नहीं मिला। फ़ोन उठाया तो नीता बुआ की आवाज़ आई, रिया बेटा शाम तक आ जाओ, तुम्हारे पापा और अनुपमा की शादी है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं लगभग चीखते हुए बोली, नीता बुआ आपको मेरे साथ इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। वे तुरंत बोली, बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें खबर दे रही हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझ में पापा की शादी के संबंध में बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं था। बुआ का 2 बार और फ़ोन आया, किंतु मैंने काट दिया। मेरी चीख सुन कार्तिक भी जाग गए तथा मुझसे बार बार पूछने लगे कि किसका फ़ोन था, क्या बात हुई, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, वगैरह वगैरह। मैं तो अपनी ही रो में बोले जा रही थी। कोई आदमी इतना मक्कार कैसे हो सकता है। अपनी जान से प्यारी पत्नी के देहांत के 2.5 माह के अंदर ही उसकी प्यारी सखी से शादी रचा ली। इसका मतलब तो यही है कि मम्मी के साथ उनके पति और उनकी सखी ने षड्यंत्र रचा है। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं, करूं तो क्या करूं। पापा की शादी की खबर गले में फांस की तरह अटक गई थी। मम्मी को गुजरे अभी 2.5 महीने हुए थे। उनकी मृत्यु के शोक से तो मन उबर नहीं पा रहा था। रात दिन मम्मी की तस्वीर आंखों के सामने रहती है। घर ऑफिस सब जगह काम मशीनी ढंग से करती रहती हूँ, पर दिलो दिमाग पर मम्मी ही छाई रहती हैं। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गईं, अब लौट कर आएंगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं खुद भी कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी मम्मी मुझे सेटल कर गृहस्थी बसा कर गई हैं। कितने ऐसे अभागे हैं इस संसार में जिनकी मम्मी उनके बचपन में ही गुजर जाती हैं, फिर भी वे अपना जीवन चलाते हैं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते। मन बहुत भावुक हो जाता पापा को याद कर। मन में विचार आता कि मैं तो अपनी गृहस्थी, ऑफिस और अपनी प्यारी गुड़िया रिंकू में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भुला नहीं पाती हूँ। बेचारे पापा का क्या हाल होता होगा। वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे। 30 वर्षों का सुखी विवाहित जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी पापा के साथ साए की तरह रहते थे। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन और पापा के साथ रहकर मैं वापस लखनऊ आ गई थी। मैंने पापा को लखनऊ अपने साथ लाने की बहुत जिद की। पापा को अकेला छोड़ना मुझे नागवार लग रहा था। पापा 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। मेरा सोचना था कि मम्मी के बिना वे अकेले यहाँ क्या करेंगे। पापा मेरे साथ आने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था कि ये घर मैंने और राधिका ने बड़े प्यार से बनवाया है, सजाया है, संवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे राधिका नजर आती है। उसकी यादों के सहारे मैं बाकी जिंदगी गुजार लूँगा। फिर तुम लोग हो ही, जब फुर्सत मिले मिलने चले आना, या मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बुला लूँगा। 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है। मैंने कहा ठीक है पापा, किंतु मेरी तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए चलिए। पापा तैयार ही नहीं हुए। मैं सपरिवार लखनऊ लौट आई। अपनी गृहस्थी में रमने की लाख कोशिश के बावजूद पूरे समय मम्मी पापा पर ध्यान लगा रहता। पापा से रोज फ़ोन से बात कर लेती। पापा ठीक तो हैं, ये जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक नीता बुआ से
पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावत से कम न थी। मेरी दशा पागलों जैसी हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आता कि क्या पता बुआ ने कहीं मजाक ही किया हो, ये खबर सही ना हो। अनुपमा आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से ही अच्छी सहेलियां थी और शादी के बाद भी दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहीं। अनुपमा आंटी आगरा में रहती थी। उनके पति बेहद स्मार्ट और हैंडसम थे। वह अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। अनुपमा आंटी को उनके पति के ऑफिस में काम पर रख लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें अभागी मान उनसे संबंध तोड़ लिया। उनकी सास बहुत कड़े स्वभाव की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। अनुपमा आंटी एकदम अकेली हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और अनुपमा आंटी में बहुत प्रेम था। मम्मी उन्हें प्रेम से अनु कहती थी तथा आंटी मम्मी को राधिका कहकर पुकारती थी। मम्मी अब हर को मौके पर अनुपमा आंटी को अपने घर बुला लेती थी। मम्मी अक्सर आंटी से कहती, अनु फिर से शादी कर ले, अकेले जिंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को तो कोई होना चाहिए। अनुपमा आंटी हमेशा ना कर देती। कहती, राधिका, यदि मेरे जीवन में उनका साथ होना होता तो उनका देहांत क्यों होता। यदि मेरे जीवन में अकेला सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती, अनु भविष्य की तो सोच, हर दिन एक से नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। अनुपमा आंटी कहती, राधिका तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन तुम लोगों से मिलता है, उस सहारे जिंदगी काट लूंगी। मम्मी के बहुत समझाने पर भी अनुपमा आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से कह भी दिया था, देख राधिका, यदि तू मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था। राम के साथ गुजरे 2 साल पर मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है राधिका, मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा था। अनु मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूंगी, मुझे मेरे राजेश की कसम। पापा अनुपमा आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। मम्मी को यदि पापा की मर्जी के खिलाफ पापा से काम करवाना होता तो वे अनुपमा आंटी के माध्यम से ही पापा को कहलवाती थी तथा पापा ये कहते हुए कि साली साहिबा आपकी बात टालने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, काम कर देते थे। बड़ा प्यारा रिश्ता था पापा और अनुपमा आंटी का। दोनों के रिश्तों में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बात करते हुए भी नजर नहीं आते। दोनों के रिश्ते की धुरी तो मम्मी ही नजर आती थी। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? दोनों इतने समय से मम्मी को छल रहे थे क्या? इस गुत्थी को मैं किसी भी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और अनुपमा आंटी रंग रूप स्वभाव में बहुत मेल खाती थी। पहली नज़र में तो जुड़वा बहनें ही नजर आती थी। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चल पाया। पापा ने मम्मी के इलाज और सेवा में रात दिन एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा। मम्मी की हालत की खबर अनुपमा आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गई। आते ही मम्मी की सेवा में लग गई। कितना प्यार करती थी मम्मी को वे। कभी कभी उनकी बुदबुदाहट मुझे सुनाई भी पड़ी थी। ये क्या हो गया?
मेरी राधिका को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो, मुझे उठा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मथने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है कि दोनों मम्मा के सामने नाटक कर रहे थे। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकंड भी मेरा मन इस उलझन से निकल नहीं पाता था। नतीजतन इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ना ही था, सो पड़ गया। कार्तिक ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर का दो टूक निर्णय यही था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत टेंशन में है, इतना टेंशन इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रहने की ही आवश्यकता है। कार्तिक ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, रिया जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई हैं, तुम्हारे लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, इसीलिए मन को दुखी मत करो। मैंने कहा, कार्तिक मम्मी को गुजरे 2.5 माह हो रहे हैं। मैंने उस दुख को सहेज लिया था। मैं क्या करूं? पापा और आंटी ने शादी कर मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कार्तिक बहुत संयत होकर बोले, यूं अपने को जलाने से तो कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई कारण होगा जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। दोनों ही बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। मैंने कहा, कार्तिक क्या कारण हो सकता है? दोनों सबकी आंखों में धूल झोंककर प्रेम किया करते होंगे। अभी तक दोनों नाटक ही कर रहे थे, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि दोनों मम्मी की मृत्यु का इंतजार ही करते होंगे। उन्हें अपने रास्ते का कांटा ही समझते रहे होंगे। कार्तिक ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, रिया हम भी बच्चे नहीं हैं, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वो हमें दिखाई भी ना दे। मैंने मायूस होकर कहा, कार्तिक मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके आगे रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। जी में आता है उन दोनों से खूब झगड़ूं कि आप लोगों की नियत में ही खोट था जो मम्मी चल बसी और अब दोनों शादी रचा रहे हैं। कार्तिक ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बहुत ही संयत ढंग से कहा, रिया मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद रिंकू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, कार्तिक उन्हें तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे दोनों तो हनीमून के मूड में होंगे। अब अनुपमा आंटी मेरी आंटी नहीं, बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं। न जाने कैसा व्यवहार करें। मैंने बात और विस्तार से समझाने के लिए कार्तिक से कहा, अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा, कहीं वे हम लोगों का अपमान न कर बैठे। मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। कार्तिक ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया, यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे, हम तुरंत लौट आएंगे और फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम यही समझ लेंगे कि मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है और पापा से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं चुपचाप कार्तिक की बातें सुन रही थी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बाद पापा की चिंता करना छोड़ दोगी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मुझसे मेरी बीबी उदास और बुझी बुझी देखी नहीं जाती, इसीलिए एक बार तो रिस्क लेना ही होगा, एक बार चलकर देखना ही होगा। हम जब पापा के पास पहुँचे उस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। पापा बागवानी में लगे हुए थे।
हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे तुम लोग बिना खबर दिए आए, खबर करते तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। कार्तिक ने धीरे से मुझसे कहा, रिया गुस्से को जब्त रखना और अपनी तरफ से कुछ भी अपमानजनक नहीं करना। कार्तिक ने टैक्सी से निकलते हुए कहा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, इसीलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा आपको फुर्सत कहाँ होगी फिर हमें लाने की। आपको अनुमति मिले ना मिले, पापा कुछ भी नहीं बोले। हमें अंदर लिवा लाए और बोले, अनु देखो कौन आया है। पापा के मुंह से अनु सुन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। अनुपमा आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आ गई। शायद किचन में थी। आते ही बोले, अरे रिया बेटा कैसी हो। कार्तिक रिंकू तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर रिंकू को दुलारते हुए बोली, तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हम सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपना मायका आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। अनुपमा आंटी ने कार्तिक के पसंद के आलू के पराठे बनाए थे तथा रिंकू की पसंद की गाढ़ी सेवइयां भी बनाई थी। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय रहता था। घर की साज सज्जा भी वैसी ही थी जैसे मम्मी के समय रहती थी। पर्दे चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, उस पर सुंदर सी माला पड़ी हुई थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। अनुपमा आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी। पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा रिंकू को लेकर घूमने निकले थे। मैं और कार्तिक टेरेस पर गुमसुम बैठे हुए थे। तभी अनुपमा आंटी आई और मेरे हाथ में एक कागज थमाते हुए बोली, बेटी रिया इसे पढ़ लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना पसंद करोगी, बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा, हम लोगों को खास भूख नहीं है। वे चली गईं। तब मैंने कटाक्ष करते हुए कार्तिक से कहा, खाना हमारी पसंद से बनेगा और शादी के समय हमारी पसंद कहाँ गई थी। बात बनाना भी कोई इनसे सीखे। कितनी बेशर्मी से नाटक जारी है। कहते हुए मैंने बेमन से कागज खोला। ये तो मम्मी का पत्र था। मेरी प्यारी अन्नू, आज मैं तुझसे अपने राजेश की कसम तोड़ने की इजाज़त लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने से ना नहीं करेगी। मेरी तो विदाई की वेला आ गई है। तुझसे, राजेश से, बेटी रिया, कार्तिक, रिंकू सभी से। इच्छा ना होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने राजेश और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। मुझे अपनी बीमारी का हाल पता चल गया था। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सबसे नज़र बचाकर ये पत्र लिखा है क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति ना मिल सकेगी। मेरे बाद राजेश एकदम अकेले हो जाएंगे। तू भी अब रिटायर होने वाली है। मेरे राजेश को अपना लेना, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। तू राजेश को तो जानती ही है, अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। तू रहेगी तो उन्हें वक्त पर हर चीज मिलेगी। मेरी प्यारी अनु, राजेश की साली साहिबा से बीबी साहिबा बन जाना। रिया बेटी मेरे जाने से बहुत दुखी होगी। फिर धीरे धीरे रिया कार्तिक अपनी जिंदगी, अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगे। उनकी आंटी से उनकी मम्मी बन जाना।
मेरी बेटी का मायका पूर्ववत बना रहेगा। थक गई हूँ, अब और लिखा नहीं जा रहा है। बोल देती हूँ, तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी राधिका। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। कार्तिक ने भी मेरे साथ ही पत्र पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो सारी गलत फहमियाँ दूर हो गईं। चलकर देखें मम्मी क्या कर रही हैं। हम लोग किचन में गए। देखा अनुपमा आंटी खाना बनाने में व्यस्त थी। पापा भी किचन में ही थे। वे सलाद काट रहे थे। मैं अनुपमा आंटी के पास गई और बोली, क्या बना रही हैं मम्मी? अनुपमा आंटी की आंखें डबडबा आई। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर धीरे से कहा, राजेश और मेरा शादी करने का एकदम मन नहीं था। हमने कभी एक दूसरे को इस नज़र से देखा ही नहीं था, लेकिन हमें राधिका की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी पड़ी। मंदिर में तुम्हारे बुआ फूफा की उपस्थिति में हमने एक दूसरे को माला पहनाई। राजेश ने मेरी सुनी मांग में सिंदूर भर दिया। हो गई शादी। तुम्हारी नीतू बुआ ने मिठाई खिलाकर हमारा मुंह मीठा कराया। मैं चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझ में और राजेश में नहीं थी। तुम्हें बताने की जिम्मेदारी नीतू बुआ ने ले ली। उसने तुम्हें सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके फ़ोन काट दिए, बात नहीं सुनी उसकी। वैसे बेटा तुमने भी वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुनकर करेगी। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने बीच में ही अनुपमा आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा कार्तिक रिंकू को गोद में लिए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। वे भी मुझसे नजर मिलते ही मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मथ रहा था कि दो उदास और तन्हा प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता। इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से सिर झुक गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।